नाज़रीन, ज़ाहिद किशोरी का इस्लामाबाद से इस्लाम पहुँचे। आज 3 इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ आप लोगों को देनी थी। पहली स्टोरी ये है कि 2 टॉप के जनरल को करप्शन की बुनियाद पर फ़ौज से निकाल दिया गया है। ये एक अहम पेशरफ्त है। इसके अलावा 10 और फ़ौजी अफ़सरान जो कि अहम तरीन अफ़सरान थे, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू हो गई है और इस इंक्वायरी में उन पर इल्ज़ामात करप्शन के हैं। इसके अलावा सियासत में मदाखलत के हैं। ये एक मेजर स्टोरी है, ज़रूर देखिएगा। मैं आपको डिटेल देने वाला हूँ। एक किस्म की ब्रेकिंग स्टोरी आप कह सकते हैं। जबकि दूसरी स्टोरी ये है कि पाकिस्तान के जो जॉइंट स्टाफ कमेटी हैं, चेयरमैन स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद को लाइफ टाइम जो रेड पासपोर्ट है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, वो देने का फैसला किया गया है। ये भी एक अहम स्टोरी है, मेजर डेवलपमेंट है। ज़रूर देखिएगा। और पाकिस्तान में 1351 लोगों के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हैं। ये एक अहम स्टोरी है रेड पासपोर्ट के हवाले से। ये फैसला क्यों किया गया है, इसकी अहमियत क्या है, मैं आपको तफसीलात दूंगा। और तीसरी स्टोरी जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो तो पाक अफ़गान टॉक्स हैं दोहा में, उनका फ्यूचर क्या है, जिसमें ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के वज़ीर दिफा गए हैं। इस पे बात करनी है। और इसी से जुड़ी हुई कि 1 लाख अफ़गान जो पाकिस्तान में कारोबार कर रहे थे या प्रॉपर्टीज़ वगैरह लगभग ख़रीद चुके हैं। एक असेसमेंट की गई है कि उनके कारोबार जो साइज़ है, वॉल्यूम है, वो 2 अरब डॉलर्स का है, कम अज़ कम। अब वो बिज़नेस इनका क्या होगा, प्रॉपर्टीज़ का क्या होगा, और इसमें मेजॉरिटी जो अफ़गान हैं, वो गैर कानूनी तौर पर बिज़नेस कर रहे थे। एक बड़ा मेजर क्रैकडाउन है। इस पे अथॉरिटीज़ सर जोड़ के बैठी हैं कि अफ़गान को वापस कैसे भेजना है, जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अब सिर्फ वो अफ़गान शहरी पाकिस्तान में रह सकेंगे जिनके पास वैलिड पासपोर्ट, इसके अलावा एक प्रॉपर वीज़ा होगा। ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त है। इस पे मैं डिटेल देने वाला हूँ आपको। अफ़गान रेफ्यूजीज़ के हवाले से भी फैसला हुआ है, ज़रूर देखिएगा। अब तफ़सीलात मैं देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना क्रिटिकल फीडबैक दीजिएगा। मैं स्टोरी की जाने बढ़ता हूँ और शुरुआत करता हूँ इस रेड पासपोर्ट से, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट से, जो पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद को लाइफ टाइम डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देने का फैसला किया गया है। अब जो भी जॉइंट स्टाफ कमेटी होगा पाकिस्तान का, उनको रिटायरमेंट के बाद भी इस पासपोर्ट रखने की फैसिलिटी हासिल होगी। एक अहम फैसला किया गया है फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से। इससे पहले मजमूई तौर पर 1351 ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है। 3 कैटेगरीज हैं पासपोर्ट की, जो आपको मालूम ही है। एक आम शहरियों का ऑर्डनरी पासपोर्ट होता है। पाकिस्तान में लगभग एक तादाद जो है मजमूई तौर पर वो तो 14 करोड़ से ज़ायद है पासपोर्ट की, लेकिन जो एक्टिव हैं, जो एक्सपायर नहीं हुए, वो 7 करोड़ के लगभग है। वो ज़्यादातर ऑर्डनरी हैं। अ, तकरीबन जो एक बताया जाता है कि 53,000 ब्लू पासपोर्ट हैं और इसके अलावा 1351 रेड पासपोर्ट या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हैं। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैटेगरी है पाकिस्तान में या दुनिया में, वो रेड पासपोर्ट की है। इसमें पाकिस्तान के तमाम आर्म फोर्सेस के हेड हैं, पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स हैं, पाकिस्तान के जो कैबिनेट है, पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट, चीफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, और मखसूस असाइनमेंट पे जो होते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, और वज़ीर आज़म की सिफारिश पे उनको रेड पासपोर्ट मिलते हैं। तो इससे पहले ये था कि रिटायरमेंट के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ, नेवल चीफ रिटायरमेंट के बाद ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रख सकते थे। और जो चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी होते थे, जो कि 4 स्टार जनरल हैं, उनको ये सहूलत हासिल नहीं थी। अब पासपोर्ट रूल 2021 को तब्दील कराया गया है। इस तरह जो मौजूदा जनरल साहिर शमशाद हैं, चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी, वो लाइफ टाइम डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखेंगे। इनके बाद आने वाले जो भी होंगे, उनको भी ये सहूलत मुयस्सर होगी। तो ये एक बड़ा अहम फैसला है।
ان رولز میں مزید بھی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ جو 3 اسٹار جنرلز ہیں یا سپریم کورٹ کے ججز ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کابینہ کے ممبران ان کو بھی یہ سہولت دی جائے۔ یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ تھی، آپ کو میں نے یہ سٹوری دینی تھی کیونکہ یہ ایک فیصلہ لیا گیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے۔ اب جبکہ اگلی سٹوری کی جانب، اس سے پہلے کہ میں آپ کو جو ٹاپ جنرلز ہیں جن کو کرپشن چارجز کی بنیاد پر فوج سے نکالا گیا ہے اور 10 کے خلاف انکوائریاں شروع کی گئی ہیں، اس سے پہلے میں خبر دوں، میں پاک افغان ڈائلاگ پہ آپ کو ڈیٹیل دینا چاہوں گا۔ یہ پاک افغان، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بیک ٹو بیک ٹارگیٹڈ اسٹرائکس کر رہا ہے دہشت گردوں کے خلاف جنہوں نے پناہ لے رکھی ہے افغانستان میں، اور افغانستان میں، اور اس میں ایک شور و غوغا ہے، افغانستان بہت غصے میں ہے، عوام بھی، کہ پاکستان اسٹرائک کر رہا ہے اور ان کی ساورینٹی انڈرمائن ہو رہی ہے۔ لیکن دوسری جانب اب دنیا کا جو ٹرینڈ چینج ہوا ہے جس میں پاکستان ٹی ٹی پی کو پیچھا کر رہا ہے، جہاں کیونکہ پاکستان میں اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں 10,300 سے زائد دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، اور میجورٹی جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ افغانستان سے پلاننگ بنائی گئی ہے، اور یہ 2021 کے بعد ہوا ہے۔ پاکستان میں ٹاپ پہ دہشت گردی چلی گئی ہے اور اس کا ریشو جو ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ پاکستان میں 3,500 سے زائد ہمارے پاک فوج کے جو فوجی ہیں، اس کے علاوہ پولیس والے ہیں ہمارے، اور عام سویلین ہیں، تو لگ بھگ 4,000 یہ نمبر بنتا ہے، اور ہر دن 3 پاکستانی شہریوں کی شہادت ہو رہی ہے، اور ہر دن یومیہ 7 دہشت گردی کے پاکستان میں واقعات ہو رہے ہیں جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے، اور یہ ایک ریکارڈ بریکنگ ہے دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں ہونا، اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان ٹاپ پہ ہیں۔ تو یہی ایک وجہ ہے کہ پاکستان نے اسٹرائکس شروع کی ہیں، اس پہ دنیا میں کافی شور مچا ہے، اور پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جاری رہیں گی۔ دونوں ممالک کے درمیان اگرچہ سیز فائر ہوا ہے، لیکن سیز فائر حکومتوں کے درمیان ہے۔ اب دوحہ ٹاکس شروع ہو گئی ہیں، پاکستان کے وزیر دفاع ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان کے وفد کو، اور ادھر سے طالبان گورنمنٹ کا وفد بھی کابل پہنچ گیا ہے۔ میری افغان طالبان کی حکومت کے ترجمان سے بات ہوئی، انہوں نے سیز فائر تو کنفرم کیا تھا، ٹاکس بھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مجموعی طور پر اس میں کیا حاصل نکلتا ہے۔ اس پر صدر ٹرمپ نے بھی بات کی ہے، اس جو فائٹ ہے، جو کلیشز ہیں، ان کو رکوانے کے لیے۔ اس میں ایک بڑی گریٹ گیم بھی ہے۔ جو خطے کی صورتحال ہے وہ پاکستان ایک اگریسو اپروچ کے ساتھ آگے جا رہا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ڈائریکٹ پاکستان قندھار کابل کو نشانہ بنا رہا ہے، جہاں ٹی ٹی پی کے ہائیڈ آؤٹس ہیں، یا سمپتائزر ہیں ٹی ٹی پی کے، یا بلوچ ملیٹنٹ گروپس وہاں سے بیٹھ کے آپریٹ کرتے ہیں، یا اسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کے نیٹ ورک ہیں۔ اور دوسری جانب افغانستان کا میڈیا بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے، میں دیکھ رہا تھا، جو افغانستان کی کرکٹ ٹیم کے پلیئرز ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ایک سٹرائک سے پاکستان کی 3 کرکٹ پلیئرز بھی مارے گئے ہیں، ہلاک ہوئے ہیں۔ راشد خان نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہے، اور افغانستان کرکٹ بورڈ نے وڈرا کر لی اپنی ٹیم جو ٹرائی سیریز پاکستان میں ہونی تھی پاکستان کے ساتھ۔ تو یہ ایک نیو ڈیولپمنٹ ہے خطے میں، دونوں ممالک کے درمیان جو ٹریڈ ہے وہ رکی ہوئی ہے، بحران پیدا ہو گیا ہے افغانستان میں ٹریڈ کا، جو کموڈیٹیز ہیں، بنیادی چیزیں ہیں کھانے پینے کی، ایک صورتحال بہت خراب ہے۔ سینکڑوں کنٹینرز کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں پورٹ پہ، یا چمن بارڈر پہ، یا ادھر تورخم بارڈر پہ۔ دوائیاں ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے دودھ ہیں، مسائل بہت زیادہ ہیں۔ دونوں ممالک کو سیز فائر کے ساتھ ساتھ ٹریڈ کو کھولنا ہوگا، کیونکہ خطرناک صورتحال ہے۔ پاکستان ظاہر ہے اس سے امپیکٹ اس کا کم ہے، لیکن افغانستان ڈپینڈنٹ ہے پاکستان پہ اس ٹریڈ کے حوالے سے، تو حالات بہت کشیدہ ہیں یہیں، تو اس لیے ان کا فیوچر جو ہے وہ ٹاکس کا وہ ابھی گم ہے۔ اور ساتھ ہی ایک بات جو ڈیولپمنٹ ہے پاکستان سے وہ یہ ہے کہ حالات اتنے کشیدہ ہیں کہ یہاں جو بتائی جا رہی ہے کہ پاکستان میں کیا
सूरत हाल है। जो 1 लाख अफ़गान हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, वो $2 बिलियन का यहाँ ट्रेड, मुख्तलिफ चीज़ें, बिज़नेस कर रहे हैं। उनके लिए हालात इतने ख़तरनाक हो गए हैं कि उनको या तो तंग किया जा रहा है, या उनकी जो लीगैलिटी है, जो लीगल डॉक्यूमेंट है, उनके पास पूरे नहीं हैं। इस वजह से पाकिस्तान में ये हालात हो गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि उनके बिज़नेस को नुकसान, अपने बिज़नेसेस वगैरह यहाँ फ़रोख्त कर रहे हैं, या हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं जिससे ख़राब है उनके लिए। स्टेट को भी देखना होगा, हुकूमत पाकिस्तान को भी, क्योंकि जो बहुत सारे अफ़गान हैं वो ये समझते हैं बिज़नेस कर रहे हैं, हालात जो हैं वो मुनासिब नहीं हैं। या तो उनके बिज़नेस को रेगुलेट करना होगा मजबूरी तौर पर, ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी है, या फिर हुकूमत पाकिस्तान को ये देखना होगा कि आगे जाकर क्या करना है, कैसे रेगुलेट करना है, लिटिमेट करना है, बिज़नेस वीज़ा में तब्दील करना है। हज़ारों अफ़गान हैं जो पाकिस्तान में कई तिहाइयों से कारोबार कर रहे हैं, और बड़े बड़े शहरों में अपना बिज़नेस जो है उन्होंने जमाया हुआ है पाकिस्तान में, और इसके साथ हज़ारों लोग रोज़गार के लिए भी जुड़े हुए हैं। तो ये हुकूमत पाकिस्तान को फ़ैसला करना है। अब मैं आपको अगली स्टोरी की जानिब लेके चलता हूँ, और वो स्टोरी है 2 टॉप जनरल जो कि जिनको फारिग किया गया है करप्शन की बुनियाद पर। फ़ौज से 10 के ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू हो गई है, और ये पहली दफ़ा ऐसा देखा गया है। और मैं बात कर रहा हूँ, ये सब कुछ चीन में हुआ है। चीन ने अपने 2 टॉप जनरल्स को, जो डिटेल मैंने हासिल की है, उससे पता चलता है कि जो उनके हाई रीडिंग एक चाइना के टॉप स्टोर के जनरल थे, उनको फारिग किया गया है, और ये चाइना की सियासी जमात के साथ भी जुड़े हुए थे। फिर इसके अलावा उनकी नेवी के एडमिरल थे, मियाओ हुआओ उनका नाम है, उनको भी फारिग कर दिया गया है, जो चाइना की टॉप पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। अब हालात कुछ यूँ थे चाइना में, इनके खिलाफ इंक्वायरीज थी, और ये सियासी पार्टी के साथ भी जुड़े हुए थे, इनके खिलाफ करप्शन चार्जेस थे, इंक्वायरीज हो रही थी, और मार्च से ये दूर थे अपने एक्टिविटीज़ से। तो जो ताज़ा तरीन अभी इतलात आई हैं, जिसमें दोनों को फारिग कर दिया गया है। जो 10 मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनके फ़ौज के, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरीज शुरू हो गई हैं। हो सकता है उनको भी चीन में एक लीथल अकाउंटेबिलिटी होती है, करप्शन चार्जेस पर मौत की सज़ाएं भी सुनाई जाती हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ था, अगर आपको याद हो, पाकिस्तान में जनरल बाजवा के दौर में कई ब्रिगेडियर्स को 2 ब्रिगेडियर्स रिटायर्ड जो हो गए हैं अब। इसके अलावा एक मेजर जनरल थे, उनको भी करप्शन चार्जेस पर हटाया गया था। तो अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़रूरी है, आर्म फोर्सेस में हो या कहीं भी। आपको ये खबर देनी थी। आप इस पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगली स्टोरी तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।